ये अतीक अहमद की कहानी में देवरानी वर्सेस जेठानी कहां से आ गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। माफिया अतीक के घर में बीवियों में कैसे मची है जंग, पहली बिग ब्रेकिंग के साथ में हम कर लेते हैं शुरुआत। जेठानी और देवरानी के बीच लड़ाई की वजह से तंग आ चुका था अतीक अहमद। जेठानी और देवरानी की लड़ाई से परेशान था अतीक अहमद और शाइस्ता को गिफ्ट में मिली एसयूवी की वजह से खटास बढ़ गई थी। अतीक और अशरफ की पत्नी में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जेल के अंदर थे दो भाई, लेकिन बाहर पत्नी के ताने के बाद अशरफ अपने आप को अलग कर चुका था। अशरफ जेल से अलग ही रंगदारी मांगने लगा था। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको कुछ तस्वीरों के जरिए हम बताते और दिखाते हैं कि दरअसल अतीक अहमद और अशरफ के बीच किस तरह से लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देवरानी और जेठानी की लड़ाई की वजह से पूरी कहानी क्या है, तस्वीरों की जबानी देखिए और आप समझिए। अतीक बहुत ज्यादा परेशान था। देवरानी और जेठानी यानी शाइस्ता और जैनब फातिमा दोनों के बीच लड़ाई बहुत तेज होने लगी थी। कुनबे में लड़ाई हो गई थी। शाइस्ता और जैनब आपस में भिड़ गए थे क्योंकि जैनब को यह लगने लगा था कि शाइस्ता के पास में ज्यादा गिफ्ट आ रहे हैं, शाइस्ता के बाद में ज्यादा वसूली की रकम पहुंच रही है। IS 227 गैंग को लेकर के देवरानी जेठानी भिड़ा करते थे। साम्राज्य की लड़ाई भी बहुत आगे पहुंच चुकी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है बहुत बड़ी खबर। माफिया अतीक की संपत्तियों को तलाशने में प्रवर्तन निदेशालय लगा है, यानी ईडी के रडार पर माफिया की सभी संपत्ति है। यूपी के कानपुर में डेरा डाल चुकी है ईडी की टीम। कानपुर के काकादेव में 2 जगह पर छापामारी चल रही है। रेलवे में कोयले के कारोबार में, काले कारोबार में भी था अतीक। कानपुर के कई स्क्रैप कारोबारी भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। आज 15 मई का दिन है। आपको याद होगा कि 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी प्रयागराज में। पिछले 1 महीने में शाइस्ता की तलाश कहां तक पहुंची, अतीक का मुस्लिमिस्तान कैसे बताया गया, और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट क्या आ रही है, देखिए और सुनिए। फरवरी को उमेश पाल की हत्याकांड को बीते हुए तकरीबन 80 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक अतीक अहमद की 50,000 की इनामिया पत्नी शाइस्ता परवीन और 5 लाख का इनामिया शूटर गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं। जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वो ये पूरी ज़मीनें हैं जो अतीक अहमद और अतीक अहमद के लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करी थी गरीब लोगों से, और फिर यहाँ पर वो शहर, अपने सपनों का वो शहर बसाना चाह रहा था, या पूरी कहा जाए एक बड़ी आबादी को बसाना चाह रहा था। शाबिर जो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, उसके बारे में अभी ये पता चल रहा है कि वो प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास ही कहीं देखा जा रहा है या फिर उसकी लोकेशन मिल रही है। अब पुलिस उसको तलाश रही है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। 5 लाख का इनामिया शूटर गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, अभी फिलहाल पुलिस को इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस से काफी दूर है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। जांच आयोग के जो लोग इस वक्त कालविन हॉस्पिटल में हैं और लगातार वो सारी चीजों के एक बार फिर से गहनता के साथ अध्ययन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उसी तरीके से धूमंगन थाने की जीप लाई गई और उसको गेट पर रोका गया। वहां पर उसको ये देखा जाएगा कि वहां से जहां अतीक अहमद और अशरफ को गोलियों से भून मौत के घाट उतार दिया गया था, वो कितनी दूरी पर है। अतीक अहमद की जराइम की दुनिया के सिंडिकेट का एक बड़ा खुलासा हुआ है सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर। हमारे हाथ वो पर्चियां लगी हैं जिन पर्चियों से अतीक को पैसे दिए जाते थे। उस दौरान जब अतीक चुनाव लड़ता था, उस दौरान जब कोई भी चुनाव होता था, या लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव, अतीक को जिम्मेवारी दी जाती थी कि आप इस सीट से कैंडिडेट लड़वाइए। अतीक यहाँ के बड़े बिल्डर्स से, यहाँ के बड़े सेठों से, यहाँ के बड़े व्यापारियों से, जिनका या तो रॉ मटेरियल प्रयागराज में आता है या प्रयागराज से जाता है, उन सब से बाकायदा गुंडा टैक्स वसूलता था। अतीक अहमद पर देश के सबसे बड़े खुलासे तो आप देख रहे हैं, लेकिन पहले चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रयागराज से। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और शिवराज साहू कानपुर से भी मेरे साथ में हैं। पहले मैं शिवराज के पास चलूं, उससे पहले अभिषेक ये बताएं कि देवरानी और जेठानी का ये झगड़ा क्या था, देवरानी और जेठानी के झगड़े में किस तरह से अतीक अहमद और अशरफ पिस गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। जैनब और शाइस्ता परवीन की आपस में ही बनती थी। शुरुआत ये तब से हुई जब अशरफ
पहली बार जेल पहुंचा और फिर धीरे धीरे अतीक अहमद पर भी एक अलग तरीके का प्रेशर बिल्डअप रहा। ये कहा जाता है कि जैनब इस बात के लिए अतीक अहमद को दोषी करार देती थी कि राजू पाल की हत्याकांड में अशरफ का नाम आया, लेकिन अतीक का नाम नहीं आया कि उनको जेल का रास्ता देखना पड़ा। हाँ, ठीक है अभिषेक, आप रुक जाएं। एक बार कानपुर भी चलते हैं। कानपुर के काकादेव इलाके में ईडी ने कई जगह छापामारी की है। छापामारी में क्या मिला है, शिवराज साहू? जी सर, बिल्कुल कानपुर की बात की जाए तो अतीक का काफी करीबी माना गया है। कानपुर में कई करीबी लोग रहे हैं अतीक के, जिसको चलते यहाँ पर जो ईडी छापेमारी कर रही है, कई स्थानों पर छापेमारी की गई। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर कुछ घोषणा नहीं की गई है कि आपको साक्ष्य मिले हैं, क्या कुछ सबूत मिले हैं ईडी के हाथ, लेकिन छापेमारी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि 2017 विधानसभा चुनाव में अतीक यहाँ कैंट से विधानसभा प्रत्याशी भी रहा था समाजवादी पार्टी से, और जब इलाहाबाद से कानपुर आया था तो सैकड़ों गाड़ी का काफिला लेकर कानपुर पहुंचा था और कई उसके करीबी जो थे वो उससे मिलने भी गए थे और साथ में पार्टी भी डिनर भी किया था। तो कहीं ना कहीं वो ठीक है शिवराज साहू, आप रुक रहे हैं। शिवराज आप रुके हैं। रवि और अभिषेक आपके पास फिर से मैं आऊंगा, लेकिन अतीक अहमद पर देश का सबसे बड़ा खुलासा। अतीक अहमद बार बार बरगलाने की कोशिश करता था। शूटर्स को अतीक कहता था अपना छठा बेटा, यानी एक ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था अतीक अहमद। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को बरगलाया गया। जेल से बात की अतीक अहमद ने, विजय को बना दिया उस्मान, यानी हिंदू से बना दिया मुसलमान। जेल से अतीक बोला उस्मान बनेगा छठा बेटा। एनकाउंटर में मारा गया था उस्मान चौधरी, और बरगलाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए अतीक अहमद जितने भी शूटर्स थे उमेश पाल हत्याकांड के, उन्हें ये कहा था तुम लोग मेरे छठे बेटे हो और मेरे छठे बेटे ही मेरे काम को अंजाम देंगे। रवि के पास चलते हैं। रवि, उस्मान चौधरी को लेकर के तो खुलासा हुआ है, लेकिन अतीक अहमद के और कितने शूटर्स हैं जिन्हें अतीक अहमद कहता था कि तुम मेरे छठे बेटे हो? उमर और अली के बाद, उमर अली असद इन सभी के बाद तुम्हारा ही नंबर है, यानी छठा बेटा कितनों को बनाया था अतीक अहमद ने? जी बिल्कुल, यही एक अंदाज होता है माफिया के, बड़े माफिया बनने का। और जिस तरह से पूरे गिरोह के सदस्य होते हैं, यानी कि उसके जो शूटर होते हैं, उनको अपने बेटे की तरह ही तवज्जो दी जाती है। और जाहिर है जिस तरीके से अतीक खासतौर पे इसके लिए माहिर था, और जिस तरह से उसने विजय चौधरी को उस्मान का कहकर अपना छठा बेटा बताया, इसी तरीके से जो बाकी के शूटर थे उनको भी किसी तरह बरगलाया था। और जिसके बाद फिर उमेश पर हत्याकांड के लिए उनको तैयार किया था। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक पूरा ब्रेन वॉश किया गया, जिस तरीके से उन पर एक भरोसा जीता गया, उसके बाद फिर पूरी घटना को खारिज कराया गया, जो बताता है। ओके, ठीक है रवि, फिर से आएंगे आपके पास। आगे बढ़ते हुए, जिस देवरानी जेठानी वाली लड़ाई की मैं बात कर रहा था ना, काले खजाने पर जेठानी और देवरानी में छिड़े संग्राम आपको देखिए आप। शाइस्ता और ज़ैनब फातिमा यानी अतीक और अशरफ की पत्नी फरार हैं। पुलिस लगभग 2.5 महीने से दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन हर बार पुलिस एसओजी एसटीएफ नाकाम है। शाइस्ता अपने पति और बेटे के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। ऐसा क्या है जो शाइस्ता को सामने आने से रोक रहा है? इंडिया न्यूज़ पर हम आज ये खुलासा करने वाले हैं। अतीक के बेहद करीबी वकील ने पूछताछ में पुलिस के सामने कई राज से पर्दा उठाया। शाइस्ता के छिपे होने की सबसे बड़ी वजह है अतीक की बेनामी संपत्ति, जिस पर उसे कोई और नहीं बल्कि उसकी देवरानी ज़ैनब फातिमा चुनौती दे रही है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद संपत्ति के लिए शाइस्ता और ज़ैनब फातिमा आमने सामने हैं। अतीक के कुनबे में पड़ी दरार, काले खजाने पर देवरानी वर्सेस जेठानी, माफिया फैमिली में प्रॉपर्टी पर तकरार, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक के बाद यूपी की सबसे बड़ी लेडी डॉन अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 50,000 की इनामी शाइस्ता का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। 20 फरवरी को उमेश पाल की हत्याकांड को बीते हुए तकरीबन 80 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक अतीक अहमद की 50,000 की इनामिया पत्नी शाइस्ता परवीन और 5 लाख का इनामिया शूटर गुड्डो मुस्लिम फरार चल रहे हैं। कहां पर हैं, किसके साथ हैं, कौन उनकी मदद कर रहा है, किस तरीके से वो अभी तक पुलिस और एसटीएफ से बचते आ रहे हैं, ये कई सवाल खड़े होते हैं। पहले बेटा असद पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया, शाइस्ता नहीं आई। फिर पति अतीक की हत्या हो गई, लेकिन शाइस्ता परवीन फिर भी जनाजे में नहीं आई। आखिर ऐसा क्या था जिसे बचाने के लिए शाइस्ता लगातार छिप रही है? इंडिया न्यूज आज इसी राज से पर्दा उठाने जा रहा है। अपराध की दुनिया में अतीक और अशरफ दोनों ही एक दूसरे के राजदार थे, लेकिन शाइस्ता और अशरफ की पत्नी ज़ैनब का रिश्ता ऐसा नहीं है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद दोनों उनके काले खजाने पर कब्जे के लिए आमने सामने हैं। दरअसल उगाही, रंगदारी, अवैध कब्जे के जरिए
अतीक ने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया था। अब शाइस्ता और जैनब इसी संपत्ति पर कब्जे की कोशिश कर रही हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि उमेश पाल केस में आरोपी अतीक के वकील ने किया है। वकील के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट केस के बाद भी शाइस्ता और जैनब दोनों ही वसूली के पैसों को लेकर उन पर दबाव बनाती थी। शाइस्ता और जैनब दोनों के रिश्तों में काफी खटास। संपत्ति पर कब्जे के लिए फरार हैं शाइस्ता और जैनब। दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो सकती हैं। शाइस्ता और जैनब दोनों को पता है गिरफ्तारी के बाद इस काले खजाने पर कब्जा करना संभव नहीं होगा। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लोगों में माफिया की दहशत वैसे भी कम हो गई है। इसलिए गिरफ्तारी या सरेंडर का मतलब है कि इस काले खजाने को हमेशा के लिए खोना। यही कारण है कि अब तक शाइस्ता और जैनब दोनों ने ही सरेंडर नहीं किया है। अतीक गैंग पर शाइस्ता की पकड़ जैनब से ज्यादा मजबूत है। ऐसे में देखना यह है कि क्या जैनब खुलकर शाइस्ता के सामने आती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है, जेठानी और देवरानी की इस जंग में आगे और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभिषेक, शाइस्ता और जैनब कहाँ हैं? एसओजी और एसटीएफ को इनके बारे में क्या पता चला? पिछले 3 महीने में हम एक ही बात सुन रहे हैं कि कभी यूपी, कभी उत्तराखंड, कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी पश्चिम बंगाल, बार बार अपने ठिकाने बदल रही हैं, या फिर प्रयागराज का कछार वाला इलाका। लेकिन शाइस्ता परवीन, और एक खबर यह भी आ रही थी कि इद्दत के जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो शाइस्ता सरेंडर करेगी और जैनब भी कर सकती है सरेंडर। अभी ताज़ा अपडेट क्या है इन दोनों की आखिरी लोकेशन को लेकर? बिल्कुल राशिद, अगर इद्दत की बात की जाए तो दोनों के लिए दिन वैसे ही होते हैं। 15 तारीख से अगर आज तक के दिन की बात की जाए तो इद्दत का वक्त पूरा नहीं हुआ 40 दिन के। लेकिन शाइस्ता परवीन और जैनब के बीच जिस तरह की एक रेस शुरू हो गई है कि आखिर अतीक और अशरफ के जो साम्राज्य की दावेदार कौन होगा, उसका मालिक कौन होगा, मालिकाना हक किसका होगा, इन सारी बातों को लेकर पहले भी जब अशरफ जेल गया पहली बार और अभिषेक रुक जाएं आप, बाकी भी अपने सहयोगियों के पास चलता हूं मैं। लेकिन अतीक अहमद के चौथे बेटे पर शिकंजा कसने की कवायद बहुत ज्यादा तेज हो गई है। उमर और अली के खिलाफ भी जुटाए जा रहे हैं सबूत। वकील खान सौलत हनीफ के बयान से फंस गए हैं उमर और अली। आईफोन से मिले सबूतों के आधार पर जांच हो गई है तेज। लखनऊ जेल में कैद है उमर और नैनी जेल में कैद है अभी फिलहाल अली। लेकिन अतीक के चौथे बेटे पर शिकंजा कसने की कवायद तेज। उमर और अली के खिलाफ भी जुटाए जा रहे हैं सबूत। वकील खान सौलत हनीफ के बयान में फंस गए हैं उमर और अली। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रवि के पास में। उमर और अली से पूछताछ कब की जाएगी? लखनऊ जेल में उमर है, नैनी जेल में कैद है अली। इन दोनों के खिलाफ अभी तक क्या क्या सबूत मिले हैं आईफोन के जरिए? रवि, खान सौलत हनीफ से जो जानकारी मिली उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं। वही जो जिस तरीके से जानकारी मिली थी कि फेस टाइम ऐप के जरिए लोग आपस से बात करते थे और उसमें जाहिर है जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि बाकायदा अतीक के जो बेटे हैं जेल में बंद, उन्होंने वो भी बाकायदा उसकी भी एक आईडी बनी थी, उसके जरिए वो भी बातचीत में शामिल था। यानी कि उसको पूरी घटना की जानकारी थी। फिलहाल ये सारे सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं। उमर और अली का शिवराज साहू, उमर और अली का कानपुर लिंक क्या है? शिवराज साहू, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शिवराज तक आवाज नहीं जा रही है। आखिर अतीक का काला साम्राज्य कितना फैला हुआ था, भारत में कहां कहां पर था, कितना बड़ा था, जिस पर कब्जे की लड़ाई अब देवरानी और जेठानी में छिड़ चुकी है। अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर जांच एजेंसीज लगातार एक्शन में हैं। अब तक 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। लेकिन अब भी हजारों करोड़ की संपत्ति बेनामी है जिस पर शाइस्ता और जैनब की नजर आकर के टिक गई है। अतीक के गुनाहों की डायरी में कितने राज? कौन था अतीक का सबसे भरोसेमंद गुर्गा? कितने सूबों में फैला था काला कारोबार? अतीक गैंग की कंपनियों का कच्चा चिट्ठा। एक डायरी मिली और डॉन की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। इस डायरी का पूरा सच हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अतीक अहमद के काले साम्राज्य की छोटी सी झलक देख लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में अतीक ने अपनी चल अचल संपत्ति 25 करोड़ 50 लाख 20,529 रुपए बताई थी। लेकिन यूपी पुलिस और ईडी ये मानती है कि ये बस दिखाने के आंकड़े हैं। असल में अतीक ने इससे कई गुना ज्यादा बेनामी संपत्ति जमा कर रखी थी। अतीक की बेनामी संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।
सरकार अब तक अतीक की 1500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला चुकी है। एक तरफ सरकार का बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ अतीक के काले साम्राज्य का सच सामने आ रहा है। आखिर डॉन के खजाने में क्या क्या है, इससे पहले कि सुलझाने में ईडी और जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, अब तक जो कुछ सामने आया है वो आप भी जान लीजिए। प्रयागराज के करेली में अतीक एक कॉलोनी बना रहा था। करेली में अतीक ने जबरन जमीन पर कब्जा जमाया था। लखनपुर गांव की 700 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया था। अतीक अपने गुर्गों के लिए अलीना सिटी, अहमद सिटी बसा रहा था। अतीक ने पूरे इलाके में मुसलमानों को सस्ता मकान देने का खाका तैयार किया था। अतीक इस तरह की कॉलोनियों के जरिए प्रयागराज को मुस्लिमिस्तान बनाना चाहता था। करेली की जमीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो चुका था। 2021 के बाद अतीक के बुरे दिन शुरू हुए तो ये अवैध कंस्ट्रक्शन भी निशाने पर आ गए। इस बीच हमें ये रिपोर्ट इसलिए रोकनी पड़ रही है क्योंकि बड़ी खबर आ गई है। अतीक अशरफ मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी के पास अब तक एक भी चश्मदीद नहीं आया। सिर्फ सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर के बयान दर्ज हुए हैं। कुछ पुलिस वालों ने भी अपने बयान दर्ज कराए हैं। लेकिन अतीक अशरफ की पुलिस हिरासत में 1 महीने पहले हत्या हुई, लेकिन कोई भी चश्मदीद अभी तक डर की वजह से गवाही देने के लिए आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। और गवाही सिर्फ जिन्होंने पंचनामा किया वो डॉक्टर्स और जो पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे 15 अप्रैल 2023 को, सिर्फ उन्होंने ही गवाही दी है। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया होता था हवाला। अवैध लेन देन का सारा कारोबार हवाला के जरिए होता था। शाइस्ता अब इसी हवाला कारोबार के जरिए पैसों का लेन देन कर रही है, जिस पर ज़ैनब फातिमा को यह लगता है कि शाइस्ता ने अगर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया तो फिर उसका होगा क्या। अतीक के काले साम्राज्य पर लेडी डॉन की नजर। शौहर की मौत के बाद कारोबार समेट रही शाइस्ता। हवाला कारोबारियों से शाइस्ता ने की पैसों की हेराफेरी। एसटीएफ के रडार पर 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी। माफिया डॉन अतीक की हत्या के बाद यही बड़ा सवाल है कि अतीक की अकूत संपत्ति का वारिस कौन होगा। अतीक की काली कमाई से इकट्ठा की गई बेनामी जायदाद पर किसका हक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ही उसके हवाला कारोबार को संभाल रही थी। अतीक के जेल जाने से पहले ही शाइस्ता ने पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। शाइस्ता ही दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के बाकी हिस्सों में रह रहे इस कारोबार से जुड़े लोगों से सीधे डील किया करती थी। लेकिन अब अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता को कारोबार में लगी रकम को डूबने का डर सता रहा है। ऐसे में उसने कारोबार समेटने का काम शुरू कर दिया है। एसटीएफ को मिले एक इनपुट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि शाइस्ता अपने गुर्गों को भेजकर हवाला कारोबार में लगाई गई रकम की वसूली करा रही है।